इसने हमेशा मेरे से मेरा छोटे वाला बच्चा छीनने की कोशिश की है और मुझे मेरे बच्चे को हमेशा लात मारने की कोशिश की है कि तुम दोनों अपना देखो, बच्चा मेरे साथ रहे। तूने पैदा किया है, 9 महीना तूने रखा था, टाके तूने लगवाए हैं, रात भर जाग के तूने दूध पिलाया है। आज तक तूने उस बच्चे की टट्टी धोई है क्या? मैं अभी भी धो के आई हूँ सुबह। बच्चा किसका हुआ फिर? मेरा हुआ। जब जब मुंबई आया, बच्चे के पास कम बैठा, स्पा में ज्यादा मिला। मैं स्पा होके आता हूँ, मैं स्किन क्लिनिक होके आता हूँ। अगर आपने उसकी शक्ल देखी होगी चमकती, वो स्किन पे जाके वो झुर्रियां हटवा के आता है। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मेकअप भी उतर जाएगा ना, तब भी यही आपको हेमा इस कॉन्फिडेंस के साथ नजर आएगी, क्योंकि मैं रियल हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास फिलहाल इतना पैसा है कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं, और मेरे जब बच्चे को मैं खाना खिलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस यही सुकून है। भगवान इतना देते रहे ना कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे ये कभी रिग्रेट ना महसूस कराना कि मैंने उसको छोड़ के गलती कर दी जिसकी वजह से मेरे बच्चे आज भूखे। बस इतना सुकून चाहिए मुझे कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं। लगता था कि अगर मैं सुसाइड कर लूं तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। नहीं, मेरे बड़े बच्चे का तो कुछ कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका फादर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मेरे मम्मी वगैरह भी नहीं रखेंगे। तो नहीं, इसके लिए तो मुझे रहना जरूरी है। तुमने तो मेरे ऊपर शादी करके एहसान किया है, मैं तो गुलाम हूँ तुम्हारी। तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जब हमारी मैरिज रजिस्टर्ड होती है तो तुम बोलते हो अब तो तू खुश बहुत होगी, अब तो तुझे मेरे हिस्से में मिलेगा आधा आधा। तू तो डिजर्व ही नहीं करती है मेरी कमाई हुई पैसे में से तुझे कुछ मिले, इसलिए तो तूने शादी की है। तो भैया ये बताओ कि तुम्हारा पैसा है कहाँ? ससुराल को बोला जाता है दूसरा घर, राइट? हाँ। वहां पे जब आपके साथ ये सब हो रहा था, आपने उनके साथ बात करने की कोशिश की कि मेरे साथ जो हो रहा है, मम्मी जी या डैडी जी ये गलत हो रहा है, आपका बेटा जो है वो गलत कर रहा है, आपने समझाने की मम्मी कोशिश डैडी की? तो नहीं है, भैया भाभी है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से उल्टा माफी मंगवाई। हेमा, घर बचाने के लिए माफी मांग ली है, माफी मंगवाई। मैंने सॉरी बोला क्योंकि मैं उस वक्त हेल्पलेस थी, और मैं 2.5 साल इसलिए इस रिश्ते को झेली कि लोग क्या बोलेंगे, दूसरी शादी भी नहीं चल पाई। ये तो पता नहीं 31 मार्च के बाद जब उन्होंने शर्त रखी, अलीगढ़ चल नहीं तो मैं तेरे को डिवोर्स दूंगा, तब मैंने बोला तू तो अब नहीं देगा, मैं दूंगी तेरा 2.5 साल में ये डिवोर्स। एज अ वुमन वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, इसके लिए उस चीज का उन्होंने और ज्यादा फायदा उठाया आपको दबाने के लिए? हाँ, फाइनेंशियली भी, और चूंकि मैंने शादी अपनी मम्मी और फैमिली से ऊपर होके किया, तो मेरे फैमिली वाले के बीच में सपोर्ट हट गया था, और कोई था नहीं। तो उसका ये था कि कहाँ जाएगी ये, रहेगी तो यहीं, क्योंकि अगर ऐसी होती तो पहले थप्पड़ में निकल जाती, बट इसको इसने थप्पड़ खा लिए ना, तो कहाँ जाएगी। आपके साथ इमोशनल अब्यूज उस लेवल पे हुआ या फिर फिजिकल अब्यूज? व्हाट डू यू हैव टू से जिस ऑन दैट? तरीके के इमोशनल अब्यूज होते हैं, वायलेंस होते हैं, वो सब तरीके का हुआ है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। जिस माँ के सामने उसके बच्चे को बोला जाए तेरी माँ कैरेक्टरलेस है, 13 साल के बच्चे के सामने, वो माँ उस दिन जीते जी मर जाती है, बस खाली दुनिया के लिए जीती है। इससे बड़ा मेरे बच्चे के सामने जब माँ को मारा जाता है, गाली दी जाती है, उसके कैरेक्टर के ऊपर बात की जाती है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। या दिस इज मी हेमा शर्मा, जिसको आप लोग जानते हैं एक वायरल भाभी के नाम से भी हूँ। अभी अभी बिग बॉस के घर से आई हूँ और बैठी हूँ शुभजीत जी के साथ। मैं बताना चाहती हूँ, बहुत कमाल का इंटरव्यू करते हैं, तो मेरा इंटरव्यू अगर देखना है या बाकियों के भी इंटरव्यू देखना है तो इनके यूट्यूब को प्यार दें, सपोर्ट करें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, और बाकी जो जिंदगी में करना चाहते हैं वो करें। कहते हैं ना सलमान खान, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। क्या बात है, विदाउट ट्रबलिंग योर मम्मा पापा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू।
ऑलराइट, सो दोस्तों बिग बॉस 18 जो है चालू हो गया है, धमाकेदार तरीके से चालू हो गया है। और एक कंटेस्टेंट जिन्होंने एंटरटेन तो किया ही पहले ही हफ्ते में, 2 हफ्ते में, वो है हेमा जी। लेकिन यहाँ पे मैंने उनके साथ ऑफिशियली प्लान करके नहीं है कि आप क्या पिंक पहन रहे हो, कि ये भैया काइंड ऑफ कोइंसिडेंटली हो गया है, बट खुश है, यहाँ पे पिंक वातावरण है। बट देन व्हाट आई वुड वांट इज दैट कि बिग बॉस में तो उन्होंने परफॉर्म किया ही है, लेकिन असली जिंदगी में अगर वो बॉस लेडी बन के अभी उभर रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द करेज दैट शी इज शोइंग, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड। प्लीज मुझे बताइए कि बिग बॉस जैसा शो, इतना ह्यूमंगस प्लेटफॉर्म, राइट, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, लेकिन जब आप शो से एग्जिट किए उसके बाद जितने भी कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं आपकी जिंदगी को लेके, बहुत ज्यादा बिग बॉस के परफॉर्मेंस को लेके बात, मतलब बहुत कम बात हो रहा है उस चीज को लेके, आपकी निजी जिंदगी को लेके ज्यादा बात हो रहा है, राइट? प्योरली फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप एंटरटेनर हो, राइट? आपको कहीं ना कहीं जाके बुरा लगता है कि बिग बॉस में मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरे निजी जिंदगी को लेके लोग इतना बात कर रहे हैं कि इट इज अफेक्टिंग यू इमोशनली? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं बिग बॉस के घर में होती तो मैं खुद बात करती। अब लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब लोग बात करते हैं तो बात में दम कुछ और ज्यादा होता है। आपकी कहानी आपको छोड़ के दूसरे लोग बताए ना, तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी में और ज्यादा दम है। सो आई एम सो हैप्पी कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस में मैं गई क्यों थी? आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो मैं अपनी बात बताती ना, तो समय कम था इसलिए बता नहीं पाई। तो अब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं भी बता रही हूँ। मैं एक बताती हूँ, फिर उसके बाद 4 सवाल मिलते उठते हैं, तो फिर और ज्यादा मेरी लाइफ की जर्नी बाहर आ रही है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ की जर्नी बाहर आए, क्योंकि भैया कचरा आया बहुत मेरी जिंदगी में कि हु आई एम एक्चुअली। मैंने कितनी बार शादी की है, कितने मेरे बच्चे हैं, कितना मेरा डिवोर्स हुआ है। कभी हेमा जी सिंदूर के साथ नजर आती है, कभी बिना सिंदूर नजर आती है। मेरे को तो शादी के रिश्ते तक आते हैं अभी तक। फिर लोग बोलते हैं अरे तुमको नहीं पता ये ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन भाई सिंदूर तो लगाती नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कि भैया एक बार कचरा साफ हो जाए तो हम भी फिर जीवन में कुछ और बढ़िया करें। आपके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, जो कि इवेंचुअली आप कहते हो एक्स बन जाएंगे, उन्होंने एक चीज कहा कि बिग बॉस में जाने के पहले आपने उनसे कुछ 3.5 लाख रुपए मांगे थे। आपने उनको ऐसा कुछ कहा था कि मुझे एक तगड़ा पीआर कंपनी या कुछ मिला है, जो स्पॉटिंग या कुछ एक प्लान उन्होंने तगड़ा बनाया कि मेरे को पक्का बिग बॉस मिल जाएगा, और उसके रिटर्न में उन्होंने आपको बोला था कि मैं तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक चीज मुझे गारंटी दो कि तुमको बिग बॉस मिल जाएगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? ओह, पहली बात तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है पीआर, वो रॉन्ग है। एक बंदा, हाँ, जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो इस बीच में एक बंदे ने मुझे सामने से ईमेल किया था और उन्होंने बोला था कि हेमा जी मेरा एक शो है, राहुल कॉफी, जैसे अपना ये करण जो हाथ आता है ना, तो वैसा था। तो फिर उसके बाद कि हेमा जी सलमान जी से आप मिली नहीं, मैं तो सामने से जानता हूँ उनको, ऐसा करके मैं मिलवाता हूँ आपको। ऐसे उनसे बातचीत हुई तो वहां पे उन्होंने, उस आदमी ने ट्रैक किया हमको कि सलमान जी से मैं आपको मिलवाता हूँ, बिग बॉस में मैं आपको पहुंचवाता हूँ। तो बोले ओके। तो बिग बॉस के बारे में अगर कोई भी बोलेगा बंदा सामने से कॉन्फिडेंस के साथ, तो हम तो, मुझे नहीं पता कि कितनी उस बंदे में सच्चाई थी कितनी नहीं थी, वो तो बाद में समझ में आई। तो उसने ऐसे बात करते करते कि ठीक है हेमा जी, इतने लाख का जो है पीआर करना पड़ेगा, पहले प्रमोशन आपको करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, जिसमें 3.5 लाख बिल्कुल भी नहीं है, 2 लाख की बात है। ठीक है, पहले उसने 1 लाख रुपए लिए, बाद में ये लिए, और उसके बाद 2 लाख में से 1.80 वापस आ भी गए हैं, जो शायद उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, जो बहुत गलत बात है। और उसने फिर हमको समझ में आ गया कि यार ये बोल रहा है बिग बॉस में जाने के लिए, लेकिन कुछ भी मेरा हुआ नहीं है। तो मुझे उस आदमी के ऊपर डाउट हुआ। इन्होंने पहले उसको समझाया, लेकिन फिर जैसे मैं असली रूप में आ गई, मैंने देख भैया ऐसा है, मैंने सलमान जी के साथ मेरा जो हुआ, मैं उसमें चुप नहीं रही, तो सोचती रहा मैं क्या करूँ। फिर उस आदमी ने पैसे सब दे दिए, तो मेरा कोई प्यार नहीं हुआ, कोई मैं किसी से नहीं मिली। वो एक तरीके का ट्रैप हुई थी, मैं फंस गई थी लालच में कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। और ये बात मैंने बिग बॉस में जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनको बता भी दी थी। तब उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि हेमा जी हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते हैं, वी चूज रियल पीपल। तो आज के बाद, जब तक मेरा हुआ नहीं था बिग बॉस का फाइनल, उन्होंने मुझे समझाया आज के बाद किसी भी ऐसे इंसान से आप नहीं मिलना जो आपको बोले कि बिग बॉस में मैं आपको पैसा दे के कराता हूँ। बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो पैसे वापस आ गए थे, और मेरे
असली रूप दिखाने से कि देख मैं मीडिया के सामने जाऊंगी कि तू इस तरीके से लोगों को फंसाता है। तो उन्होंने एक इंस्टेंट बॉलीवुड में कुछ कराया था जो शायद जो भी लगता है 20 या 35 हज़ार का जो लगता है वो काट के उसके बाद उन्होंने सारे पैसे दे दिए थे। और उसका मुझे लगता नहीं कि प्रूफ देने की ज़रूरत है। मैडम एक और और ये चीज, बात 2023 के मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी ये 19 जुलाई को। ठीक है, 19 जुलाई के बाद जुलाई के बाद क्या था, सितंबर या अक्टूबर की ये बात होगी। देखिए मेरे को याद है मेरे साथ हुआ है ना। तो 2023 के बाद 2024 में 11 आदमी सोच लीजिए भैया वो आदमी क्या होगा। एक चीज जो उन्होंने कहा पूरा कि 1 साल लगा है। 1 साल, 1 ईयर, ऑफ कोर्स वो है ना? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। एक चीज जो आपने आई थिंक कहा कि मैंने आपका कोट इसमें सुना कि और जो कि बहुत वैलिड चीज भी है, बिकॉज बहुत मर्द एक्चुअली वो हैंडल नहीं कर पाते, वो ये है कि शायद उनसे ज्यादा सक्सेसफुल या उनसे ज्यादा पॉपुलर अगर उनकी बीवी या उनकी पार्टनर बन जाए, राइट? दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक, दैट टू अगेंस्ट योर प्रेजेंट हस्बैंड, राइट? उससे मुझे ये महसूस होता है कि आपको एक अलग लेवल पे दीवार तक पुश किया गया, इमोशनली धकेला गया उस जोन पे कि बिकॉज ऑफ विच आपको ये स्टेटमेंट बताना पड़ रहा है, वो भी मीडिया में, पब्लिक में, लेकिन क्योंकि कोई भी अपने पर्सनल लाइफ को पब्लिक में उस तरीके से उछालना नहीं चाहता, राइट? तो उस लेवल पे आपको धकेला गया इमोशनली? मेरी जब बिग बॉस में मई 25 तारीख को सबसे पहले मैं गई थी OTT 3 के लिए। हाँ जी। तो वहाँ पे मुझे महसूस कराया गया कि मैं OTT के लिए गई, मैं बड़ा डिजर्व करती टीवी के लिए? टीवी के लिए, ये लड़की के अंदर दम है। और जब मैं जा रही थी तो मुझे बोला मैं साड़ी पहन के मत जाना। मैंने बोला नहीं मैं जाऊँगी तो मैं साड़ी पहन के। मैं गई, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि लड़की के अंदर दम है। जो लेके गई थी उनको बोला इसको स्पॉइल मत करना, हम इसको बुलाए। और मैंने हर बार अपनी पॉइंट रखा। उन्होंने बोला आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा जीवन में क्या किया है? मैंने भैया तुम मेरी ज़िंदगी जी के तो देखो, तुम 2 दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे। तब मैंने अपनी आवाज़ से अकेली साड़ी पहनी हुई लड़की ने रियल बातों से 5-5, 10-10 लोगों को कन्विंस किया और उनको लगा कि लड़की के अंदर दम है। उसके बाद जो आपने बोला कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट कर पाते। अगर वो आज मेरे साथ होते तो वो मेरे से ज़्यादा उछल के बोलते मेरी बीवी बिग बॉस में गई है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं एक सेलिब्रिटी बनूं, दलजीत कौर से ज़्यादा फेमस हूँ। और वो मेरा फेम लेके कि मैं हेमा शर्मा का हस्बैंड हूँ और उनको वो भी एक सेलिब्रिटी बनी। डिवोर्स तक की कोई बातचीत भी नहीं थी। अभी जून जुलाई के आसपास 22 जून को उन्होंने पेड ये निकलवाया आर्टिकल कि वायरल भाभी हेमा शर्मा सेलिब्रिटी कपल, रूमर्स है कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। अरे भैया किसी को नहीं पड़ी ये तुमने, फिर मैंने दिखाया किसी को, जो आप जैसे लोग होते हैं आप लोगों को समझ में आ जाता है कि ये पेड है या रियल है। ठीक है, PTI ने निकाला था। उसके बाद उसमें ये भी मेरे ऊपर लगाया था इल्ज़ाम कि हेमा शर्मा सोशल मीडिया पे अलग अलग आदमियों के साथ फोटो डालती हुई नजर आई, जबकि गौरव सक्सेना लद्दाख में हॉलीडे मनाते हुए नजर आए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसके ऊपर बोलूँ। और भैया जब सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो खबरें तो छपेंगी, कुछ अच्छी छपेंगी, कुछ बुरी छपेंगी। सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होता, आपकी छोटी छोटी बातें भी निकल के आती हैं। एंड आई थिंक अब मैं इस लेवल पे आ गई हूँ कि अब आप कुछ भी छापो, आई डोंट थिंक सो मुझे इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान जी के बारे में भी छपते हैं, सलमान जी के बारे में भी छपते हैं। अगर वो सबको जवाब देंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? और ये सच है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसको मैंने गवार बोला, जिसको मैंने अकेला छोड़ दिया, और शायद अगर वो मेरे साथ होते तो मैं बिग बॉस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो सब जगह उंगली अड़ाते। मैं मेहनत करने जाती तो किसके साथ बैठी है, वो हमेशा वीडियो कॉल पे बात किया करते थे। मैं वो आप पे भरोसा नहीं था कि नहीं आप था वहाँ पे नहीं था सलून जाती थी तो वीडियो कॉल, अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ तो वीडियो कॉल, घर पे आई हूँ तुरंत तो वीडियो कॉल। तो शायद मैं इतना खोल के काम नहीं कर पाती। ये 6 महीने जो मैंने अकेले काम किया है उसी का रिजल्ट है कि मैं आज बिग बॉस कंटेस्टेंट की एक फर्स्ट कंटेस्टेंट मैं हूँ, आई एम पार्ट। हेमा जी, मैं कुछ देर पहले भी आई वाज लिसनिंग टू योर स्टोरी एंड वो जो गूज बम्स होता है ना, वो गूज बम्स मुझे महसूस हो रहा था इसलिए बिकॉज आपका 3 आइडेंटिटी है, राइट? आप किसी की वाइफ हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, सेलिब्रिटी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है एक माँ का, राइट? एक माँ से जब उसका बच्चा छीना जाता है,
वो पूरी दुनिया को भूल जाती है, राइट? आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ, बार बार हुआ, बार बार हुआ। पहले वाले बच्चे के साथ भी हुआ, दूसरे वाले बच्चे के साथ भी हुआ है। सो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जब बार बार होता है, बट स्टिल आप मैदान, वो होता है ना कि मैदान पे डट के रहना है, मुकाबला करना है उस चीज का, जितना भी आपको सामने वाला गिराने का कोशिश करे, राइट? जब वो सब चीजें आपके साथ हो रहे थे, आपने किसी और से मदद मांगा था? नहीं, मैंने वो सारे कंधे ही हटा दिए जो आज है कल नहीं होगी। मैंने अकेले ही फाइट की। मैं लॉयर के पास गई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ये करना पड़ेगा। एक मेरे मुंह बोले भाई बने थे और उनको मैंने कुछ मदद मांगी थी जो उन्होंने वीडियो में लगाया भी है। मुझे लॉयर ने बोला था कि हमको ये स्टेशन में इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, पहुंच नहीं है। तो मैंने वो जो है पर्सन वो बड़े अच्छे लेवल पे है, तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को ये डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, पुलिस डिपार्टमेंट की प्रोसेस करने के लिए। तो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और वो मैसेज उन्होंने गौरव सक्सेना तक पहुंचा दिया कि तेरी वाइफ तेरे खिलाफ ये चीज़ें करनी है, जहाँ से उन्होंने उठा के ये क्लेम कर दिया मेरे ऊपर कि ये मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने वाली है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था और अभी भी मैंने कुछ किया नहीं है। सिर्फ मैंने FIR की है, जिसकी जो कॉपी है वो लॉयर आपको दिखाएंगे। वो भी मुझे तब करना पड़ा जब मैं बिग बॉस के अंदर गई। जिस दिन मैं बिग बॉस के अंदर जा रही थी उस दिन मैंने की है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे सेव करने थे कि ऐसा ना हो कि अभी बिग बॉस में चली गई तो मैं छोटे वाला बच्चा लेके चला जाऊँ, क्योंकि इसने हमेशा मेरे से मेरा छोटे वाला बच्चा छीनने की कोशिश की है और मुझे मेरे बच्चे को हमेशा लात मारने की कोशिश की है कि तुम दोनों अपना देखो, बच्चा मेरे साथ रहे। तूने पैदा किया है, 9 महीना तूने रखा था, टाके तूने लगवाए हैं, रात भर जाग के तूने दूध पिलाया है। आज तक तूने उस बच्चे की टट्टी धोई है क्या? मैं अभी भी धो के आई हूँ सुबह। बच्चा किसका हुआ फिर? मेरा हुआ। जब मुंबई आया, बच्चे के पास कम बैठा, स्पा में ज्यादा मिला। मैं स्पा होके आता हूँ, मैं स्किन क्लिनिक होके आता हूँ। अगर आपने उसकी शक्ल देखी होगी चमकती, वो स्किन पे जाके वो झुर्रियाँ हटवा के आता है और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मेकअप भी उतर जाएगा ना, तब भी यही आपको हेमा इस कॉन्फिडेंस के साथ नजर आएगी, क्योंकि मैं रियल हूँ। आपके बच्चे जब आपसे छीने गए, उन्होंने जब कोशिश किया उस लेवल पे, एंड ऑफ कोर्स आप मदद के, यू आर नॉट सीकिंग हेल्प, राइट? एंड उस टाइम पे उसके साथ साथ मैंने कुछ देर पहले आपने कहा कि कुछ देर पहले आपने जब देखा कि आपके YouTube से आपको पैसे आए, तो यू रियलाइज्ड कि मेरा खर्चा जो है वो निकल जाएगा, आगे का आई कैन प्लान, अभी के लिए फिलहाल आई एम इन अ सेफ जोन। इससे ये चीज भी एस्टैब्लिश होता है कि आप बहुत ही सेल्फ मेड तरीके से अपने आप को रखना चाहती हो, राइट? ऐसे सेल्फ मेड इंसान जो अपने मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी देते हैं, उसको जब बोला जाता है कि 2.5 करोड़ का फ्लैट मांग रही है, ये खर्चा उसको चाहिए अपने डेली जिंदगी के, निजी जिंदगी के लिए, वगैरह वगैरह, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन योर कैरेक्टर एज वेल, राइट? आप इस चीज को कैसे देखते हो? व्हाट डू यू वांट टू से टू योर ऑडियंस हु रियली डिजर्व, बिकॉज़ दे हैव बीन गिविंग यू अ लॉट ऑफ लव, तो उनको वो साइड भी आपका जानना जरूरी है। आज की अगर बात करूं, ये साड़ी मैंने अपने पैसे से पहनी है, इयररिंग्स, मैं जो मोबाइल यूज करती हूँ आईफोन, मुझे बोला गया था मेरी औकात नहीं है आईफोन इस्तेमाल करने की, और उसने अपनी आईफोन ले ली। मेरे बड़े बेटे से भी तेरे बाप ने दिलाया है क्या, साले तू इस्तेमाल करेगा? तो जब मैं सबसे पहले अलग हुई मार्च में, मैंने सबसे पहले मार्च अप्रैल मई में सबसे पहले मैंने मोबाइल खरीदा कि मैं इस मोबाइल से ही पैसा बनाऊंगी, और उस मोबाइल से ही मैं बिग बॉस पहुंची वीडियो बना के। तो भैया तुम गलत लड़की से शादी कर लिया। तेरे दोस्तों ने बोला ना कि तो ये लड़की तेरे काबिल नहीं है, सही बोला था। तेरे को चाहिए थे गुलामी, गुंगी बहरी लंगड़ी, जो तू मारे तो भाग ना सके, जब तू गाली दे तो वो कुछ रिएक्ट ना कर सके, मुंह से बोल ना सके, जब तू उसके ऊपर इल्जाम लगाए, जब तू उसके बच्चे को कुछ बोले तो उसके ऊपर भी वो एक्शन ना ले सके। तो अगर तू शादी करने की सोच रहा है ना तीसरी, तो इस बार गुंगी बहरी लंगड़ी से करना, तो शायद तेरा कुछ हो सकता है जिंदगी। मेरे जैसी लड़की से तो, और मुझे डर है, मैं सोच के दुखी होती हूँ कि पहली वाली वाइफ के बारे में मुझे पता चला है, जो रिश्तेदारों से पता चला है। आपसे उन्होंने वो बात छुपाया था? कोई आदमी कैसे बताएगा कि मैं पहली वाली बेबी को मारता था?
मैं इतनी ईमानदार हूँ, मैंने तो बता दिया, लेकिन तुमने नहीं बताया। जो आदमी बीवी को 2015 में छोड़ के भाग जाए और फिर खबर ही ना ले, इसके बाद आपको लगता है कुछ बताने की जरूरत है? उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उन्होंने कभी आपके साथ नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश मैंने कोशिश नहीं की, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं पास्ट को हमेशा पास्ट ही समझती हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट, आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई फ्यूचर। अब मैं बिग बॉस से आ गई हूँ, मेरी बिग बॉस की जर्नी जैसी थी वो 1-2 दिन के लिए ठीक है। अब फ्यूचर में क्या जर्नी बनानी है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आपने कहा कि कभी कभी आप उस दिन जब आपके बच्चे उन्होंने दे मेट हिम, आपने उनको पूछा कि आप उस दिन रुक क्यों नहीं गए उधर, राइट? बट उन्होंने आपको सामने से कहा कि नहीं, हमें नहीं रुकना, which also kind of indicates कि they are very detached वो from their गुस्सा father. होता है मुझे, आप चले जाओ, आप चले जाओ ना, आपको इतना हो रहा है तो मुझे क्यों भेजते रहते हो आप? तो फिर उसके बाद मैं क्या बोलूं कि भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तेरे को कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरा फादर नहीं है मेरे साथ, ठीक है, डिवोर्स हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो नॉर्मल है सब कुछ। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है, मेरा बच्चा हैप्पी होना चाहिए, चाहे मेरे पास या फादर के पास। मेरा बच्चा अगर मेरे साथ खुश नहीं है तो भैया तुम अभी चले जाओ। मेरा इंटेंशन, हर एक माँ का इंटेंशन ये होता है कि मेरी औलाद जहां भी रहे खुश रहे। वो जैसे बड़ा होता है, भैया मैंने इतना बड़ा कर दिया तुमको 13 साल, जैसे भी मैं कर सकती थी, इसके बाद तुम्हारा कॉल है, तुमको जहां अच्छा लगता है, मम्मी के साथ मम्मी, पापा के साथ पापा, करो। शायद हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा सांस में सांस लेने का मौका मिल जाए। आपको क्या लगता है, घर से निकली हूँ, बच्चे को छुपाना पड़ता है कि इसको छुपा ले, मैं जा रही हूँ, मेरे सामने रोता है मेरा बच्चा, मुझे पता है। खाना तक नहीं मिलता है मुझे कि खाना खाऊंगी तो मैं वीडियो कब एडिट करूंगी। उसके पास तो उसने तो एडिटर हायर किया है, ठक 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 उठा लिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास फिलहाल इतना पैसा है कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं, और मेरे जब बच्चे को मैं खाना खिलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस यही सुकून है। भगवान इतना देते रहना कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे ये कभी रिग्रेट ना महसूस कराना कि मैंने उसको छोड़ के गलती कर दी जिसकी वजह से मेरे बच्चे आज भूखे। बस इतना सुकून चाहिए मुझे कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं। इमोशनली काफी ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, मैं भी जब ये सुन रहा हूँ, एंड आई कैन फील द पेन ऑफ अ मदर। मदर भी नहीं, मैं यहाँ फीमेल की बात नहीं करूंगी, इंसान की बात है। मैं एक इंसान हूँ सबसे पहले, बाद में फीमेल आती हूँ, तो ये एक इंसान का पेन है। कितना ये चीज सबसे ज्यादा हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, राइट? मेंटल हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं यकीन करता हूँ कि ओपन अप करके लोगों के साथ शेयर करना या बात करना, राइट? बट आपकी निजी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, अभी हाल फिलहाल ही में ही ये बाहर आया है, राइट? इतना कुछ आप अकेले झेल रहे थे, बाहर शेयर नहीं कर रहे थे आपके मेंटल हेल्थ पे, आप डिप्रेशन पे नहीं गए इस चीज को लेकर? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत मुश्किल वक्त मैंने निकाला है अकेले, क्योंकि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मुझे बोलते थे हिमा यार, मेरी मम्मी, हिमा तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। मैंने वो सब चीज़ को साइड में रखा, हावी होने नहीं दिया। कभी कभी हिट भी करता था, लोगों के गंदे कमेंट आने लगे, इसकी तो काली सच्चाई अब सामने आ रही है, ये तो बड़ी देवी बनती थी, और इसका तो हस्बैंड इसके बारे में ऐसा बोल रहा है, झूठी निकली। पर मेरा पूरा फोकस बिग बॉस पे था और मैं साइलेंट रही कि भैया तुम इसमें बिजी रहो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए समय है, मेरे पास बिग बॉस के लिए समय है। तो मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखी, और आज जब बोल रही हूँ तो बात की वैल्यू है ना, आप प्लेटफॉर्म देख के बोलो। वही बातें मैं अपने यूट्यूब पे बोलती तो शायद वैल्यू कम होती, आज आप सुन रहे हैं तो वैल्यू डबल है। तो आई थिंक कह सकते हैं कि मैंने दिमाग से ज़्यादा सोचा, और लगता था कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। नहीं, मेरे बड़े बच्चे का तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका फादर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मेरे मम्मी वगैरह भी नहीं रखेंगे, तो नहीं, इसके लिए तो मुझे रहना ज़रूरी है। छोटा बच्चा, नहीं यार, तो आते थे, क्यों नहीं आते थे, लेकिन वो मैं ऐसे हटा देती थी, नहीं। अब आज की बात है, बिग बॉस से जाके आई हूँ, लगता है कि लाइफ में बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी क्या आता है, अभी भी सेम मेहनत करनी पड़ रही है यार, अभी भी सेम। अरे भैया भगवान कितना एग्जाम लोगे, अब तो थोड़ी लिफ्ट करा दे। ये पॉजिटिव अप्रोच जो है वही इंसान को आगे लेके जाता है। एक बहुत ही
घिनौना है वो से आरोप आप पे लगाया गया, अगेन फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा हर्टफुल हो सकता है। वो ये है कि बिग बॉस और पॉपुलैरिटी के चक्कर में आपने अपने बच्चों को अकेले छोड़ दिया, राइट? जो कि आपने कहा कि आपने अपनी मम्मी को रखा था उनका ख्याल रखने के लिए, एंड यू हैड समबडी एल्स एज वेल। ये जो सिलेक्टिव बातें सामने रखना जो उनके हिसाब से कन्वीनियंट है ताकि वो अच्छे दिखे और आप बुरे दिखे, इस चीज को लेके आपको क्या कहना है? बिकॉज अगर देखो, ताली ही हाथ से मैं यकीन करता हूँ नहीं बचता, राइट? अगर आपका गलत पॉइंट निकाल के रख रहे हो, उनको खुद का भी निकालना चाहिए, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखो भैया, ऐसा है कि मेरी जगह दूसरी माँ भी होती ना तो शायद वो भी ये ऑप्शन चूज करती। बिग बॉस में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसलिए तुम इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होते तो क्या तब नहीं जाती मैं? तब भी जाती ना, तब भी फिर मुझे यही बोलते। तब आप तो नहीं संभालते बच्चों को, तब आप या तो मेरी मम्मी को बुलाते या अपने घर से बुलाते। ऑप्शन आप वही यूज करते, क्योंकि आपके पास तो स्पा और स्किन क्लिनिक जाने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो आप तो ना उनके पोटी साफ करते ना उनको दूध पिलाते। तो मेरे पास मेरा जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो मेरी माँ है, उनको मैंने बुलाया। अगर मैं लंबा टिकती तो फिर मेरी बहन भी आती, तो सारी चीजें प्लानिंग थी। तो मेरे बच्चे हैप्पी थे, वो मुझे देख के हैप्पी नहीं हुए कि आप क्यों आ गए। बाकी तो घर में सारी चीजें थी। तो ये तो तुमको अब थोड़ा सा कुछ और नहीं मिल रहा है। लेकिन भैया अगर अगला इंटरव्यू करोगे ना तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देना कि भैया मैंने भी क्या क्या किया। सारी चीजें मेरी बताओगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि अगर आप इतने दूध के दूल्हे होते तो आपका भी पहला डाइवोर्स नहीं हुआ होता, बात खत्म हो जाती। हेमा जी, एक रिश्ते में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि बहुत लोग बात करते हैं, वो होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में हम लोग किसी एक इंसान को इतना ट्रिगर करते कि वो बाद में जाके बर्स्ट करता है, राइट? आपके इस रिश्ते में वो पहला गैस लाइटिंग वाला मोमेंट कब था जब आपको लगा कि यार ये इंसान जो है ये मेरा भलाई तो चाहता है ही नहीं, उल्टा मेरे जिंदगी को तहस नहस करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो भी कर रहा है उस डायरेक्शन पे कर रहा है। वो पहला गैस लाइटिंग मोमेंट क्या था आपकी जिंदगी का? मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इतना नीचे गिर जाए अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। मुझे सरनेम जो उनका सक्सेना है, मैंने जिसे अपने इंस्टा आईडी पे नहीं लगाया हुआ, उसके लिए भी मुझे बहुत सुनाया गया है और मैंने वो ट्राई भी किया लगाने का, सक्सेना, हेमा सक्सेना। फिर जिसे लगाने की कोशिश की तो चूंकि मेरा वेरीफाइड अकाउंट है तो वहाँ से एक मैसेज आता है कि आर यू श्योर बिकॉज यू हैव वेरीफाइड अकाउंट। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके भेजे, वो भी दलजीत कौर के नाम पे मेरे को करे कि यहाँ पे देखो उसने निक पटेल रखा हुआ है, फलाना फलाना। तो मैं कहना चाहती हूँ भैया, पासपोर्ट में तो तुम्हारा नाम है लेकिन तुम्हारे पासपोर्ट में आज भी तुम्हारी एक्स वाइफ का नाम है। मैंने कभी नहीं बोला। क्यों? मैं बोल ही नहीं सकती। तुमने तो मेरे ऊपर शादी करके एहसान किया है, मैं तो गुलाम हूँ तुम्हारी। तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जब हमारी मैरिज रजिस्टर्ड होती है तो तुम बोलते हो अब तो तू खुश बहुत होगी, अब तो तुझे मेरे हिस्से में मिलेगा आधा आधा, तू तो डिजर्व ही नहीं करती है मेरी कमाई हुई पैसे में से तुझे कुछ मिले, इसलिए तो तूने शादी की है। तो भैया ये बताओ कि तुम्हारा पैसा है कहाँ? जो खाना खाया था वो तो मैं सुबह, हर कोई जाता है पोटी, वो चला जाता है, बट उसके अलावा मेरा बैंक आप चेक करो, उसके अलावा मैं जिस घर में रहती हूँ वो आप चेक करो। मेरे पास कार थी शादी से पहले, वो कार सेल करा दी। मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, हम मर्सिडीज खरीदेंगे शादी से पहले। यू लाइक मर्सिडीज ना हेमा, मैं मर्सिडीज खरीद के दूंगा। हमको बच्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं यश को बहुत अच्छे से केयर करूंगा, तो टेंशन मत ले। शादी से पहले धर्म पत्नी बना दी और शादी के बाद पत्नी की भी तुमने इज्जत नहीं रखी। तो मैं चाहती हूँ कि ये बातों की सच्चाई आपको और ज्यादा रियल लगेगी जब आप वो सामने से देखेंगे कि देखो ये लिखा हुआ है। क्योंकि बोलने में तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन रिटर्न में आप देखोगे तो शायद वो चीजें वो बेटर लगेगी। आपको कभी उनके इन-लॉज से सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, उनके सामने ससुराल में मेरे को मारा जा रहा है, किसी ने नहीं बोला कि तू क्यों मार रहा है। हाँ, उनके इन-लॉज ने ये जरूर बोला कि हमें अगर पता होता कि ये पहले से एक बच्चे की माँ, तो हम कभी नहीं बोलते कि शादी करने के लिए। भैया अगर मुझे भी पता होता कि इसने पहले एक्स वाइफ के साथ कैसा बिहेव किया तो माँ कसम मैं क्या घंटा करती। फिर मेरे बच्चे को वहाँ पे मारा गया, उसको नीचा दिखाया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उसके पैसे से उनका पूरा घर चलता है, ससुराल, रिश्तेदारी भी चलती है।
एक चीज कहा जाता है कि जो गलत करता है वो तो गलत होता ही है, लेकिन जो गलत का साथ देता है वो और सबसे ज्यादा गलत। गलत होता है। आपके साथ आपके ससुराल को बोला जाता है दूसरा घर, राइट? हाँ। वहां पे जब आपके साथ ये सब हो रहा था, आपने उनके साथ बात करने की कोशिश की कि मेरे साथ जो हो रहा है, मम्मी जी या डैडी जी, ये गलत हो रहा है, आपका बेटा जो है वो गलत कर रहा है, आपने समझाने की मम्मी कोशिश डैडी की? तो नहीं है, भैया भाभी है, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से उल्टा माफी मंगवाई। हेमा घर बचाने के लिए माफी मांग ली है, माफी मंगवाई। मैंने सॉरी बोला क्योंकि मैं उस वक्त हेल्पलेस थी, और मैं 2.5 साल इसलिए इस रिश्ते को झेली कि लोग क्या बोलेंगे, दूसरी शादी भी नहीं चल पाई। ये तो पता नहीं 31 मार्च के बाद जब उन्होंने शर्त रखी अलीगढ़ चल, नहीं तो मैं तेरे को डिवोर्स दूंगा, तब मैंने बोला तू तो अब नहीं देगा, मैं दूंगी तेरा। 2.5 साल में ये डिवोर्स, मेरे पास एक फाइल है जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है शब्द वो है डिवोर्स। तुमने डिवोर्स के नाम पे, तू हंसेगी तो तेरे को डिवोर्स दूंगा, वहां जाके बैठेगी तो डिवोर्स दूंगा, सोशल मीडिया पे तूने ये फोटो डाला तो मैं डिवोर्स दूंगा, मेरी ये बात नहीं मानी तो डिवोर्स दूंगा। अरे भैया डिवोर्स ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। तू तो बोलता है मैं दूंगी। तब मैंने ये अप्रैल में 18 अप्रैल, डेट कैसे याद है मुझे, माँ कसम मैं भी हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा भैया मैं कहूँगी, जब मैंने डिवोर्स के लिए बात की वो आदमी दिल में ला गया कि मम्मी तो सच में चली गई। मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने फिर भी केयर नहीं की कि भैया हम अच्छे से देंगे और एक ही बार जवाब देंगे, तू अभी इसमें लगा रहा है, हम इसमें लगेंगे, बस ये फर्क है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बिकॉज एक टाइम पे आपका एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी था, अभी चलो आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे जाके ब्रांड डील से लेके काम और होगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से पैसे भी और आएंगे, लेकिन एक टाइम पे वो नहीं था, राइट? कहीं ना कहीं आपको लगता अभी है भी कि नहीं है, अभी भी नहीं है। धीरे धीरे बन हो रहा है उस जाएगा, अब डायरेक्शन बन जाएगा। में, टच वुड। हाँ। बट जिस टाइम पे वो और भी नहीं था, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्योंकि आपके पास एज अ वुमन वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, इसके लिए उस चीज का उन्होंने और ज्यादा फायदा उठाया आपको दबाने के लिए। हाँ, फाइनेंशियली भी, और चूंकि मैंने शादी अपनी मम्मी और फैमिली से ऊपर होके किया, तो मेरे फैमिली वाले के बीच में सपोर्ट हट गया था, और कोई था नहीं, तो उसका ये था कि कहाँ जाएगी ये, रहेगी तो यहीं, क्योंकि अगर ऐसी होती तो ये पहले थप्पड़ में निकल जाती, बट इसको इतने थप्पड़ खा लिए ना तो कहाँ जाए, पर एक लिमिट तो होती है। कभी भी उन्होंने ये समझने की कोशिश की नहीं की कि आपकी तो चलो मजबूरी थी, आपके बच्चे थे। कभी कभी एक औरत जो मैं देखता हूँ हाल सोसाइटी में कि उसको शायद वो रिश्ते में नहीं रहना, लेकिन बच्चों की बच्चे वजह से। है, बच्चे को लेके कहाँ जाएगी, तो वो मजबूरी में कभी कभी वो बहुत कुछ सह लेती है जो उनको नहीं सहना चाहिए, राइट? पायल मलिक की अगर मैं बात करूं, अरमान मलिक, हाँ। उन्होंने खुद मुझे ये चीज कहा था कि मैंने अरमान के दूसरे शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे बच्चे बच्चे थे, पैसे नहीं थे, कहाँ जाऊंगी। कभी भी उन्होंने वो इमोशनल साइड आपको दिखाने का कोशिश नहीं किया, या फिर है ही नहीं वो इमोशनल साइड उनमें? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें वो कर रहे हैं, ये बातें शायद वो नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेमा शर्मा हस्बैंड गौरव सक्सेना, मुझे कुत्ता भी नहीं जानता था, लेकिन आज भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है, मेरी मेहनत का रंग है कि मेरे नाम के साथ आपका नाम आ रहा है, पहले मेरा नाम आता है फिर अब तुम्हारा नाम आ रहा है। तो ये ईमानदारी की जीत है, ये मेहनत की जीत है, ये हर एक उस औरत की जीत है जिससे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। तो मैं बहुत खुश हूँ जब आज मैं देख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भैया जो भी तुम पे बनता है वो न्यूज बना लो, जो भी होता हो तुम कर लो, क्योंकि अब नाम तो देखो मेरा ही आना है, और तुम ये चाहते नहीं थे, लेकिन मैंने चाहा, मैंने मेहनत की, तो उसका रिजल्ट है। कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अब्यूज जो होता है, वो अब्यूज हमेशा नॉट नेसेसरीली गाली से होता है या मारने से होता है। गाली से भी होता है, एक मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज भी होता है। आपके साथ इमोशनल अब्यूज उस लेवल पे हुआ या फिर फिजिकल अब्यूज? व्हाट डू यू हैव टू से? जिस तरीके के इमोशनल अब्यूज होते हैं, वायलेंस होते हैं, वो सब तरीके का हुआ है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। जिस माँ के सामने उसके बच्चे को बोला जाए तेरी माँ कैरेक्टरलेस है, 13 साल के बच्चे के सामने, वो माँ उस दिन जीते जी मर जाती है, बस खाली दुनिया के लिए जीती है। इससे बड़ा मेरे बच्चे के सामने जब माँ को मारा जाता है, गाली दी जाती है, उसके कैरेक्टर के ऊपर बात की जाती है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट।
आपके कपड़े, आपके रहन सहन को लेके वो सवाल उठाते थे? वाज ही एक्स्ट्रा पोजेसिव? उनको मेरा साड़ी पहनना पसंद नहीं था क्योंकि उनको लगता है साड़ी गंवार लोग पहनते हैं, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दिस माई साड़ी मैं आज लोगों की वो पहचान आपकी आइडेंटिटी है। बन गई हूँ। लोग मेरी साड़ी की बात करते हैं, तो उनको आई थिंक उनको शादी करने के बाद उनको ये फील हो गया था, वो मुझे बोलते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक। और कुछ दिन तक तो मुझे ठीक लगा, बट ऐसा लगा कि हेमा इतना भी नीचे क्या गिरना यार, एक ही तो ज़िंदगी है और ऐसा क्या चला जाएगा अगर ये चला जाएगा। जब मेरे पापा चले गए मुझे छोड़ के, मैं फिर भी जिंदा हूँ, तो ये तो फिर भी 2 साल पहले के इंसान आया है, मामूली इंसान। आखिरी सवाल आपसे वो ये है ये आखिरी कि नहीं हो रहा जी आपका। क्योंकि आपने विद योर वर्ड्स आप मुझे भी एक इमोशनल जोन पे लेके गए, तो वो सवाल बनता है, बट आखिरी सवाल वो ये रहेगा कि इंसान का ना कभी कभी स्ट्रेंथ जो होता है कि उसमें कितनी ताकत होती है, वो कभी कभी उनको खुद को भी पता नहीं होता जब तक वो एक सर्टेन सिचुएशन ना सहन करे। आपके जिंदगी में कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जिस टाइम पे आपने अपने आप को सरप्राइज कर दिया कि यार ये सिचुएशन में कैसे झेल गई, ऐसा कुछ आपको पर्टिकुलरली याद है? हाँ, मेरा बेटा जब मेरे से 3 महीना दूर हो गया था, मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे पागलपंती नहीं करनी चाहिए थी सिर्फ एक आदमी के लिए। 3 महीना मैंने अपने बच्चे को दूर कर दिया था सिर्फ शादी बचाने के लिए कि या तो ये घर में मेरा बेटा अलाउ नहीं था मुंबई में आने के लिए, और मेरे घर वालों ने भी ठीक है अब तूने शादी की है, हम बच्चे का ख्याल रख लेंगे। तो आई थिंक नहीं करना, मुझे 2.5 साल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं नहीं करनी थी। मेरे बेटे के मुंह में थूका गया मेरे सामने, डेट के साथ बता दूंगी, शहर कौन सा था वो भी बता दूंगी, और भी बहुत सारी बातें हैं। डायरी लाना भूल गई मैं, आज को टू ब्रिंग माई डायरी जिसमें मैं एक एक चीज़ें लिखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि सच में हेमा तेरी ज़िंदगी एक दिन ऐसा रंग लेके आएगी, ये जो तेरा लिखा हुआ है ये दुनिया के काम आएगी। अब आप मुझे बेशरम भी बोल सकते हैं और भैया हिम्मत वाले भी बोल सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है, जो करना है कर लेना, डिसाइड कर लेना। अच्छी लगे बात तो अच्छा लिख देना, और बुरी लगे तो भैया सोच लेना कि आपकी भी जिंदगी है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो तो देखो फैसला ऑडियंस करती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक टैग दूं खत्म करने के पहले कॉन्वर्सेशन, वो रहेगा फियरलेस। कि भाई हर एक सिचुएशन कुछ भी हो जाए, मैं उससे निकल के आऊंगी, लड़ूंगी एंड उससे उभर के आगे आऊंगी। बहुत कुछ सुना मैंने एंड मैं खुद भी, मैंने कहा था गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को। आई रियली रियली होप कि आगे जाके जिंदगी जैसी आप चाहते हो वैसा हो। आपके बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप एज अ मदर ग्रो करो, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करो, एज अ सेलिब्रिटी ग्रो करो अच्छे अच्छे काम के साथ, एंड आपका यूट्यूब बढ़ता रहे, आप वायरल भाभी और ज्यादा वायरल होती रहे। और ये दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेके आया हूं। क्या बात है भैया, तो आप जरूर खुश कर दिया अरे मैंने। क्या बात है, वो होना ही चाहिए बिकॉज इतना इमोशनल कॉन्वर्सेशन था। तो ये मैं श्रुति के लिए भी लाया हूँ, मेरी दोस्त है, क्या आपके बात लिए है, भी ये कुर्ती है। जनरेशन, हाँ। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू द सेम। और जितने भी दर्शक हैं सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि भैया त्योहार जो है ना वो अपनों के साथ होता है, और लेकिन ये भी चेक कर लेना कि जिसको आप अपना मान रहे हो वो सच में आपका अपना है कि नहीं है, ये भी ज़रा चेक कर लेना। बाकी तो ये दिवाली आप खुशियों से मनाएं, और जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो सारी खुशियाँ, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। ये दिवाली पे ये हेमा शर्मा की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, विश। दुआएं जरूर लग जाती है, आई होप लोगों की भी दुआ जो है आपके लिए वो भी जरूर लगे आपके ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो विद हेमा जी, एंड आगे भी जाके उनको ऐसे ही प्यार देते रहो, शी डेफिनेटली डिजर्व्स ऑल ऑफ इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू। एंड अगले इंटरव्यू में भी हम थोड़ा मैचिंग करके आएंगे, मैचिंग का उतना प्लान करके आएंगे, ये वाला कोइंसिडेंटल है, वो वाला प्लानिंग करके होगा। लाइक करें और प्यार करें। थैंक यू।